हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालविया है और मैं आपका स्वागत ऑनलाइन पढ़ाई पर करती हूं। अगर आप बीपीएससी टीआरई 3.0 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस चैनल के माध्यम से एनसीईआरटी साइंस, एससीईआरटी साइंस की तैयारी कराई जाती है और आप सही जगह पर आए हैं। तो आप साइंस की प्रिपरेशन इस चैनल के माध्यम से कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी वर्ग को बिलोंग करते हो, चाहे आप प्राइमरी वर्ग को बिलोंग करते हो या 6 to 8 या 9 to 10, आपकी प्रिपरेशन इस चैनल के माध्यम से हो जाएगी। चलिए, आज का वीडियो हमारा #Day7 है, जिसमें कि हमारी सीरीज चल रही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिर्फ क्वेश्चंस नहीं है, ये आप जानते हैं भली भांति हम कैसे करते हैं। क्वेश्चंस देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, प्लस उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देखते हैं, जिससे कि उससे रिलेटेड अगर कोई भी कंटेंट आपका वापस से आता है तो आपका गलत नहीं हो। तो आज की इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज मैं फिर से लेकर आई हूँ जो बचा हुआ पार्ट था हमारा जनरल साइंस का पेपर का, तो उसको सेशन को कंप्लीट करेंगे। और साथ ही साथ आप लोग की डिमांड आ रही है, डिमांड में ये है कि मैम क्वेश्चन के माध्यम से ही आप कंटेंट को पूरा कराइए। तो ठीक है, जितने भी अभी तक के बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं अपने किसी भी एग्जाम में, कोई भी एग्जाम मतलब कोई भी एग्जाम होगा, मतलब प्रीलिम्स हो गया या किसी और सेक्टर का क्वेश्चंस हो गए, तो हम सारे क्वेश्चंस को करेंगे यहाँ पर। आप बिल्कुल चिंता नहीं करिएगा। आपको एक सेशन में 15 से 20 क्वेश्चन मिलेंगे, प्लस उसका एक्सप्लेनेशन मिलेगा। तो आप इन चीज़ों से जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को अच्छा करते रहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपकी नौकरी को पाने के लिए, क्योंकि कैंडिडेट्स कम है और वैकेंसी ज़्यादा है। तो बस इस समय बहुत अच्छा, मतलब हर के हाथ में एक सोने का अंडा है और उस अंडे को बस सेध के रखना है। तो बस पढ़ लो, थोड़े समय की बात है, फिर बल्ले बल्ले करके होली मनाएंगे, मस्ती करेंगे और झूमते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आप सबको मोटिवेट करते हुए और खुद को सेल्फ मोटिवेट करते हुए आपके कमेंट्स के द्वारा, क्योंकि आप कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और अगले वीडियो को बनाने के लिए और एक नया आइडिया आता है। तो चलिए आइए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस का। और ये क्वेश्चन की सीरीज अब आपके जब तक आपका एग्जाम होगा ये चलती रहेगी। साथ ही साथ बीच बीच में मैं एनसीईआरटीज भी आपको रिवाइज कराती रहूंगी, जिससे कि आपका ऐसा ना हो जाए कि कंटेंट आपका छूट जाए। तो एक साथ आपका जैसे 6 की एनसीईआरटी हो गई, 7 की एनसीईआरटी हो गई, 8 की एनसीईआरटी हो गई, इस तरीके से मैं आपको 10 तक की एनसीईआरटीज कराऊंगी। और 10 तक की एनसीईआरटीज आपको वो जो कराऊंगी वो वन शॉट कराऊंगी। तो आप बिल्कुल चिंता नहीं करिए, बस आप जुड़े रहिए। साइंस का कंटेंट की जिम्मेदारी छोड़ दीजिए मुझ पर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर देखिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखेंगे तो दिक्कत में आ जाएंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको जरूर देखना है, जरूर देखना है। एक पल को आप कंटेंट का वीडियो छोड़ भी दे रहे हैं, नहीं मर्जी हो रही है, आप लास्ट के लिए रख रहे हैं, पर पीवाईक्यूज को आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि आप अगर पीवाईक्यूज को छोड़ेंगे तो एग्जाम में समस्या हो जाएगी। तो इतना मैं आपसे आशा करूंगी और आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आपके सिलेक्शन के लिए आपको पीवाईक्यूज देखना बहुत जरूरी है। पीवाईक्यूज से हमें ये समझ में आ जाता है कि क्वेश्चन का लेवल क्या रहेगा, एग्जाम का स्तर क्या रहेगा, हमको कितना घबराना है, हमको कितना मुस्कुराना है और क्वेश्चन को कर देना है। चलिए बिल्कुल अब समय नहीं वेस्ट करूंगी और सीधा वीडियो पे चलते हैं और स्क्रीन पे हम अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो स्क्रीन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल फॉर एल्कोहलिक ब्रेवरेजेस? निम्नलिखित में से कौन सा एल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है? क्या मिथेनॉल है, हेक्सेनॉल है, इथेनॉल है, या मोर देन वन ऑफ द अबव, या नन ऑफ द अबव? तो ये सारे क्या हैं? ये सारे क्या हो गए? आपके अल्कोहल के फॉर्म्स हो गए। ये सब क्या है? अल्कोहल के फॉर्म्स है। ठीक है, पर आपके लिए क्या पूछा गया है कि अल्कोहलिक ब्रेवरेजेस में कौन सा सबसे ज़्यादा सुटेबल हो जाएगा? तो आपका इसमें उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इथेनॉल। ठीक है, आइए चलिए इसको समझ लेते हैं क्या बात हो रही है। तो इथेनॉल क्या हो गया आपका? देख भी सकते हैं आप यहाँ पे कि इथेनॉल एंड वाटर आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ मोस्ट अल्कोहलिक ब्रेवरेजेस। इथेनॉल और पानी अधिकांश मादक पेय पदार्थों के मुख्य घटक हैं। ठीक है, एन अल्कोहलिक ब्रेवरेज इज अ ड्रिंक दैट कंटेन्स इथेनॉल, a type of alcohol, and is produced by fermentation of grains, fruits और other source of sugar। ठीक है, अल्कोहलिक पेय एक ऐसा पेय है जिससे इथेनॉल एक प्रकार का अल्कोहल होता है और यह अनाज, फल या चीनी के अन्य स्रोतों से किण्वन द्वारा निर्मित होता है, जिसको बोलते हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ग्लूकोज हो गया आपका। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। ये यीस्ट आपका क्या हो गया? माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पर। ठीक है, और इथेनॉल बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जा रही है। तो ये कौन सी प्रक्रिया हो गई? ये फर्मेंटेशन हो गया। ठीक है, और ये फर्मेंटेशन आपका एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो ये कौन सी प्रक्रिया हो गई? आपका एग्जाम्पल किसका हो गया? एनएरोबिक
रेस्पिरेशन। अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको पता होगा कि जैसे एक तो एनारोबिक रेस्पिरेशन की प्रक्रिया क्या हो गई, आपका अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, इथेनॉल का फर्मेंटेशन जिसमें हुआ, जिसमें आपका इथेनॉल प्रोड्यूस हुआ। और एक और आपने देखा होगा जो एनारोबिक का ही एग्जाम्पल है, पर उसमें क्या होता है, एब्सेंस नहीं होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है। तो वो कौन सा फर्मेंटेशन हो जाता है, वो फर्मेंटेशन होता है आपका लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, इसमें क्या होता है आपका, ये आपका होता है कहाँ पर, मसल सेल्स के अंदर। ठीक है, कहाँ हो रहा है, मसल सेल्स के अंदर। इसमें क्या होता है, जब आप बहुत ज्यादा विग्रस एक्सरसाइज कर लेते हैं, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो हमारे जो सेल्स होते हैं किसके, मसल के, तो वहां पर क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अब क्या है, यहाँ पर एब्सेंस नहीं है, मतलब बिल्कुल भी मात्रा खत्म नहीं है, पर क्या है, कमी है। तो कमी होने की वजह से क्या हो जाता है, आपका ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है आपका किसमें, आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, लैक्टेट में। तो आपका इसमें क्या बन गया, लैक्टेट बन गया एंड में। ठीक है, इस चीज को आप याद रखेंगे। और ये क्या हुआ, ये आपका कहाँ पे होता है, मसल सेल के अंदर। ये आपका कहाँ हो रहा था, यीस्ट में। आपका एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, आपका एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन, ये क्या हो जाएगा आपका, इसमें क्या होता है, ग्लूकोज का कन्वर्जन हो रहा है। ठीक है, साथ साथ क्या बन रहा है, एटीपी रिलीज हो रही है। अब ये कहाँ होता है, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये रिएक्शन होती है, और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये सब पॉइंट्स भी आप साथ में ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारी है नेक्स्ट क्वेश्चन के हिसाब से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डेफिशिएंसी ऑफ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ, किसी ईंधन की दक्षता डैश के संदर्भ में व्यक्त की जाती है। तो इसकी दक्षता किसके संदर्भ में व्यक्त की जाती है, आपका उत्तर हो जाएगा कैलोरीफिक वैल्यू, उसके कैलोरी मान पर। आइए अब इसको भी समझ लेते हैं, इसका क्या हो जाएगा। ठीक है, तो फ्यूल क्या है आपका, आप देख सकते हैं इस इमेज में कि आपको सबसे बड़ी बात है कि जो कैलोरीफिक वैल्यू है आपको सारी रटनी नहीं है, पर कुछ की इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है। मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी कौन सी आपकी इंपॉर्टेंट है। ये आपकी एनसीईआरटी की इमेज है, क्लास 8 की। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा एक बार देख लेना पड़ेगा। तो फ्यूल एफिशिएंसी क्या हो जाती है, सबसे पहले देख सकते हैं, फ्यूल एफिशिएंसी इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू एंड इट्स यूनिट इज किलो जूल पर केजी। वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किलो जूल पर केजी इसकी यूनिट होती है, ये आप याद रखेंगे, एग्जाम में आपके बीपीएससी के वन डे एग्जाम में पूछी गई है ये पिछली बार कहीं पे। ठीक है, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 केजी ऑफ फ्यूल। तो ये क्या होता है, कितनी हीट, मान लीजिए मेरे पास 1 केजी कोई फ्यूल है। ठीक है, 1 केजी फ्यूल जब क्या होता है, बर्न होता है, इसमें कंबशन होता है। कंबशन क्या होता है आपका, जलना, किसमें, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, इसमें कंबशन हो रहा है। तो क्या हो रहा है, कितनी अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो रही है, कितनी अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो रही है, इसी को क्या बोल देते हैं, इसी को बोल देते हैं आप कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, तो फ्यूल एफिशिएंसी इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ इट्स कैलोरीफिक वैल्यू एंड इट्स यूनिट इज किलो जूल पर केजी। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 केजी ऑफ फ्यूल। ठीक, ईंधन दक्षता को कैलोरी मान के रूप में व्यक्त किया जाता है और इसकी इकाई किलो जूल प्रति किलोग्राम है, या 1 किलो ईंधन के पूर्ण दहन पर उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा है। अब आपको इस स्लाइड में क्या क्या चीजें याद रखनी है, इसको आप देखेंगे। सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू किसकी होती है, हाइड्रोजन की। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपसे आपको पूछते हैं, आपको ऑप्शंस दे देंगे। इसको इस वाले इसको ना, मैं इस वाले टॉपिक को मैं आपके एमसीक्यूज में भी फॉर्म करूंगी, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आपके वनडे एग्जाम में, चाहे बीपीएससी हो चाहे यूपीएससी हो, किधर भी बहुत बार पूछा गया है कि सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू कौन होता है। तो इसमें लिख देते हैं, वो ऑप्शन में क्या लिख देंगे, जैसे हाइड्रोजन लिख दिया, हाइड्रोजन लिख दिया, दूसरा लिख दिया डीजल लिख दिया। ठीक है, फिर आपका क्या लिख दिया, मीथेन लिख दिया, फिर आपका क्या लिख दिया, वुड लिख दिया। तो अब आपको इसमें से छांटना है कि सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू किसकी है। तो आपका उत्तर आपको जब पता हो हाइड्रोजन, तो आप लगा देंगे। सबसे निम्न किसकी होती है, आपकी काउडंग की होती है। ठीक है, सबसे निम्न काउडंग की होती है। कोल की आपको इंपॉर्टेंट है याद रखनी, कोल की 25,000 से 33,000 के बीच में होती है। ठीक है, पेट्रोल केरोसिन डीजल की 45,000 होती है। मीथेन फिर आपकी एलपीजी सीएनजी की 50,000 से 55,000 होती है। तो ये एक बार सिर्फ आप सरसरी निगाह से देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। प्लस आपको लोएस्ट याद करनी है कि आपकी काउडंग केक की है और आपके हाइड्रोजन की सबसे ज्यादा कैलोरीफिक मान इसका है।
ठीक है, चलिए अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने जान के दोबारा रखा है क्योंकि एक व्यूअर का मैसेज आया था कि क्वेश्चन का आपने ऑप्शन गलत दिया है। तो देखिए ऑप्शन गलत नहीं है, ऑप्शन आप अगर गूगल पे सर्च भी करेंगे तो आपको ऑप्शन सारे राइट मिलेंगे, पर अगर आप एनसीईआरटी के हिसाब से चलेंगे तो आप का, और की में भी जो मैंने चेक किया तो की में भी मैंने पाया कि आपका आंसर इसमें दिया था कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन। तो आपका आंसर क्या मान्य हुआ था, यही वाला। तो आप भी अभी यही वाले आंसर को समझेंगे। चलिए आइए इसको समझ लेते हैं। तो फूड कैंस आर कोटेड विद टिन एंड नॉट विद जिंक बिकॉज, खाने के डिब्बों पर जस्ता के बजाय टिन की परत चढ़ी होती है क्योंकि जिंक इज कॉस्टलियर देन टिन। देखिए जिंक होता है कॉस्टलियर देन टिन, ये एक रीजन है कि ऐसा इसलिए करते हैं भाई, ऐसा होता है इसलिए ऐसा करते हैं। जिंक हैज अ हायर मेल्टिंग पॉइंट देन टिन, ये भी बात भी ठीक है। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन, तो आपका आंसर इसमें हो जाएगा, आपका आंसर इसमें आप मार्क करेंगे जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन। मैंने एक आपको पिछली बार जब ये कराया है ये क्वेश्चन, तब मैंने उसमें आपसे ये वाला आपको लास्ट सेट्स में मैंने ये आंसर को मार्क करवाया है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया जिससे कि कोई ये ना कहे कि अभी आपने कुछ कराया, पहले आपने कुछ कराया था। तो लास्ट सेट्स में मैंने ये आंसर मार्क किया था, पर आपके मैंने जब चेक किया एनसीईआरटीज को और प्लस मैंने अगर चेक किया उसको आपकी की को, तो आपकी की में आपका जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन को ही माना गया था आंसर। ऑप्शन इसके सारे सही हैं, तो डी वाला ऑप्शन भी ठीक होगा, पर हमें तो चीजें वही माननी होती हैं जो चीजें आपके की में आती हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको समझ लेते हैं वापस से कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो आपका ये रिएक्टिविटी सीरीज है, इसको समझ लेते हैं जल्दी से। देखो इसको मैंने कैसे याद करवाया था, अगर जिसने पिछली साइट्स देखी होंगी तो उसको जरूर याद होगा। ये क्या है हमारा कालू, ठीक है, ये क्या है हमारा नाम, ये क्या है हमारा का, ये क्या है मदारी, मदारी, फिर ये क्या है एल से आलू, ठीक, फिर क्या है जरा। ये जरूरी है याद करनी रिएक्टिविटी सीरीज। इसको मैं उस पे लिख देती हूँ आपको, इस फॉर्म में लिख देती हूँ जिससे आपके पास रहेगा कालू, नाम, का, मदारी, आलू, जरा, फीके, फी के, फिर क्या होगा पकाता, एसन रह गया, पकाता है। ठीक है, तो कालू, नाम का, मदारी, आलू, जरा, फीके, पकाता है। ये क्या होगी, ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज याद करने का तरीका है, और इसको आप याद ऐसे करेंगे। पोटेशियम, सोडियम, ये सब क्या है, हाईली रिएक्टिव है। ठीक, पोटेशियम, सोडियम को हम किस में रखते हैं, केरोसिन में रखते हैं। पोटेशियम को हम वाटर में रखते हैं क्योंकि ये सब हाईली रिएक्टिव हैं। ठीक, साथ ही साथ कैल्शियम, मैग्नीशियम के लिए क्या होता है, ये सब क्या करते हैं, ये सब भी हाई रिएक्टिव आपके मेटल्स हैं। फिर इसके बाद इस तरीके से आप इसको किस तरह से और इसको, हाँ, इसको चेक किसके हिसाब से करते हैं, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को बेस मानते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ अब आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में आपको क्या देखना है। अब जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन, तो टिन क्या है आपका, ये एसएन क्या हो गया, टिन हो गया। अब जिंक क्या है, ऊपर है, तो जिंक जब ऊपर है तो सही बात है ये क्या होगा, मोर रिएक्टिव होगा। टिन इससे नीचे है तो ये क्या हो जाएगा, कम रिएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अब जिंक क्या करेगा, जिंक मोर रिएक्टिव है तो इसका रीजन पढ़ो, बहुत अच्छा रीजन है कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन। टिन ओनली रिएक्ट्स विद स्ट्रॉन्ग एसिड। टिन क्या होता है, टिन सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड्स के साथ रिएक्ट करता है, पर अगर नॉर्मली कोई फूड रखा है तो उससे टिन कोई रिएक्शन नहीं शो करेगा। ठीक है, जिंक कैन रिएक्ट विद सिंपल एसिड्स फाउंड इन द फूड, हेंस इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द फूड पॉइजनिंग फूड कैंस आर कोटेड विद चीप लेस रिएक्टिव मेटल लाइक टिन। ठीक है, टिन की तुलना में जिंक अधिक अधिक प्रतिक्रियाशील है। टिन केवल बहुत मजबूत एसिड के साथ प्रतिक्रिया करता है। हालांकि जिंक भोजन में पाए जाने वाले साधारण एसिड के साथ प्रतिक्रिया कर सकता है, इसलिए खाद्य विषाक्तता को रोकने के लिए भोजन के डिब्बे को टिन जैसी सस्ती कम प्रतिक्रियाशील धातु से लेपित किया जाता है। ठीक है, आई थिंक अब आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, और जिसका ये डाउट था वो उसको भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। इस वाले क्वेश्चन में मैंने पूरी अब क्लास 8th की एनसीईआरटी साइंस का पूरा चैप्टर आपको यहाँ पर मैं अभी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ठीक है, इस एक क्वेश्चन से, जिससे कि आपको चैप्टर भी प्रिपेयर हो जाएगा और आपको क्वेश्चन भी निकल जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर क्या है इसका आपका, जस्ट अ सेकेंड, क्या हुआ, हाँ, देखो क्या हो, निम्नलिखित में से कौन सी पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है।
तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ड्रिप इरिगेशन। ठीक है, ड्रिप इरिगेशन इसका आंसर है। बाकी सब आपकी आपकी इरिगेशन की पारंपरिक सिंचाई की पद्धति है। अब आइए इसको समझ लेते हैं। ठीक है, देर आर टू मेथड्स ऑफ इरिगेशन। आपके दो तरीके के सिंचाई की दो विधियां होती हैं, सिंचाई की आधुनिक विधि और सिंचाई की पारंपरिक विधि। आधुनिक विधि मतलब ट्रेडिशनल मेथड, तो आपका हो गया पारंपरिक विधि। अब पारंपरिक विधि में वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको लगा लीजिए, क्यों? क्योंकि जब ये बीपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है तो अगली बार भी पूछ सकता है इससे रिलेटेड, तो आप सारे विधियों को आज देख लेंगे यहाँ पर, जिससे आपकी सारी विधि हो जाए। तो मैनुअल लेबर का आपका मतलब ट्रेडिशनल विधि में क्या हो जाएगा? आपका मोट हो गया, चेन पंप हो गया, ढेकली हो गया और राहत हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? आपके ट्रेडिशनल मेथड्स हो गए, इसको आप याद रखेंगे। आइए इसको सारा देख लेते हैं इमेज के द्वारा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मोट की, कि मोट क्या है। तो मोट आपका क्या हो जाएगा? वाटर इज ड्रॉन फ्रॉम द वेल विद द हेल्प ऑफ एनिमल लाइक बुलक, एनिमल पुल्स रोल। अब आप पहली इमेज देखिए कि मोट क्या है। ठीक है, मोट पुली सिस्टम क्या है? ये पुली सिस्टम, ऐसे पुली लगा हुआ है यहाँ पे, ऐसे ये पुली है और यहाँ से क्या है? पानी निकाल रहा है। वाटर इज ड्रॉन फ्रॉम द वेल विद द हेल्प ऑफ एनिमल लाइक बुलक, एनिमल पुल्स ड्रॉ फ्रॉम वन एंड, बकेट ऑफ वाटर कम्स आउट फ्रॉम द वेल फ्रॉम द अदर एंड। सिंपल क्या होता है? जैसे जो कुआं होता है, कुआं का सिंपल जो तरीका है वो क्या हो गया? आपका मोट पुली सिस्टम हो गया। चेन पंप क्या हो गया? इट हैज टू व्हील कनेक्टेड टू द चेन, इसके पास दो व्हील्स होते हैं। वन व्हील इज ऑन द ग्राउंड एंड अदर इज ऑन द पॉन्ड लेक। ठीक है, दो व्हील्स। और फिर बकेट इज अटैच टू द चेन, बकेट को देखो आप ये देख रहे हो, चेन से बकेट को अटैच कर दिया गया है। व्हेन हैंडल ऑफ अपर व्हील इज रोटेटेड, लोअर व्हील ऑल्सो टर्न्स एंड वाटर इज पुल्ड इनटू द बकेट। ठीक है, दिस आपको सिर्फ क्या याद रखना है? आपको ये डीप नहीं याद रखना है कि इसमें क्या होता है। ये मैंने इमेजेस के साथ इसलिए लगा दिया जिससे कि आपके दिमाग में रहे। तो पहले हमने देखा मोट, जो कि ट्रेडिशनल मेथड है। ठीक है, आपका पारंपरिक विधि है। चेन पंप, ये भी आपकी पारंपरिक विधि के अंदर आती है। अब चलिए अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। अगली स्लाइड है हमारी ढेकली और राहत। ढेकली में क्या हो रहा है? देखिए, अ वुडन बीम इज पुट ओवर अ फूक्ड सपोर्ट, लॉन्ग आर्म ऑफ वुड। अब ये भी कैसे है? अब ये अभी तक तो क्या था? बुलक कार्ट का यूज हो रहा था, ये आदमी खुद निकाल रहा था। इसमें क्या है? ये आपको ऐसा कुछ देखने को मिलता है, लट्ठा लगा हुआ है। ये लट्ठे में क्या है? यहाँ पर वेट है, वजन है, केजीज है। ठीक है, वेट है यहाँ पर। इस केजी की वजह से ये ऊपर उठ जा रहा है और उठने की वजह से पानी जो है ये निकल आ रहा है। ठीक है, फिर वेट ऑफ स्टोन जो है इसका यूज यहाँ पर होता है। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वेट ऑफ अ स्टोन, वेट किस में यूज होता है पानी निकालने के दौरान? तो आपको याद रखना है ढेकली। ढेकली क्या है? धक्का दे रही है। किसको? याद करने का तरीका बता रही हूँ। ढेकली क्या कर रही है? धक्का दे रही है। धक्का दे रही है किसको? आपके ये एनिमल्स को, कि आप मत निकालो पानी, हम निकालेंगे पानी। ठीक है, तो ढेकली ने धक्का दे दिया और वेट ऑफ स्टोन का यूज किया और पानी को निकाल लिया। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट बात कर लेते हैं राहत। राहत क्या होता है? इट कंटेन्स अ लॉन्ग व्हील on well there is a long belt which contains many metal pots. Wheel is rotated with the help of lever which is pulled by bullock cart. ये देख रहे हो कैसे ये घूम रही है, चक्कर काट रही है इसके। ठीक है, और इसे when wheel rotates, lower end of the belt dips in water, a well metal pots filled with water. ये देख रहे हो? अब आप ये देखो इधर, इसमें क्या हो रहा है? इसमें ये क्या कर रही है? गैया, जो गैया मैया है हमारी, ये घूम रही है। इनके घूमने से क्या हो रहा है? ये चक्री यहाँ पे चल रही है। अब जो बाल्टी नीचे आ रही है, अब नीचे इसमें क्या पड़ा हुआ है? यहाँ पे पड़ा है पानी। जो बाल्टी नीचे आ रही है वो उसमें पानी भर रहा है और बाकी ऊपर चलती चली जा रही है और यहाँ पर इधर साइड को डालती जा रही है। तो आपको ट्रेडिशनल मेथड में क्या क्या याद रखना है? पहला क्या हो गया आपका? पहला मोट हो गया, फिर चेन पंप हो गया, फिर आपकी ढेकली हो गई और फिर राहत हो गया। अब मॉडर्न मेथड्स वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में देखो मॉडर्न मेथड से ही आया है क्वेश्चन। पर अगर आपको ट्रेडिशनल मेथड नहीं पता होगा तो मॉडर्न मेथड का क्वेश्चन कैसे कर पाओगे? तो इसलिए दोनों मेथड पता होने जरूरी है। मॉडर्न मेथड में क्या हो गया आपका? स्प्रिंकलर हो गया। स्प्रिंकलर देख सकते हो कैसे यहाँ पे ये खेती हुई है। अब इसमें स्प्रिंकलर से क्या है? पानी को डाला जा रहा है, ऐसे ऐसा घूमता रहता है स्प्रिंकलर। आपने देखा होगा जैसे शावर जैसा होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर पाइप्स और नोजल होते हैं, लॉन्स और कॉफी प्लांटेशन में यूज किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट इसका जो है एग्जाम्पल। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट का क्या होता है? ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है? देखो, ये सबसे अच्छा इरिगेशन मेथड माना जाता है क्योंकि यहाँ पर नो वेस्टेज ऑफ वाटर इन दिस केस। ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं इसको मार्क कर दे रही हूँ इस पेन से, जिससे कि आप इस पॉइंट को नोट करेंगे, याद करेंगे कि ड्रिप इरिगेशन मेथड क्या है? बेस्ट इरिगेशन मेथड माना जाता है। बेस्ट इरिगेशन
मेथड माना जाता है। बेस्ट इरिगेशन मेथड इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें जरा भी पानी का लॉस नहीं होता है, देयर इज नो वाटर लॉस। जहां पर चाहिए पानी वहीं पर क्या है, ड्रिप की बूंद 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 पानी जा रहा है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं उससे पहले। तो आपका अगला क्वेश्चन क्या है, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, द नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स इन अ ह्यूमन किडनी सेल इज। आपके मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो कितनी संख्या होती है, आपका हो जाएगा 1 पेयर। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका 1 पेयर। चलिए आइए एक जोड़ो, अब इसको हम समझ लेते हैं कि क्या हो, कैसे होती है, क्या होती है ना। चलिए, humans have 46 chromosomes, that is 23 pairs of chromosomes. 22 of these pairs are called autosomes. देखो क्या होता है, ह्यूमंस के पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। मतलब अगर 23 पेयर्स हैं तो ये क्रोमोसोम्स कितने हो गए आपके, 46 इन नंबर हो गए। ठीक है, 46 नंबर क्रोमोसोम्स के होते हैं, 23 पेयर में होते हैं। तो मतलब अब मैं ऐसे कह सकती हूँ कि 23 और 23। ठीक है, 23 पेयर्स में होते हैं, तो 23 23 2 का सेट हो गया। अब इसको मैं देखूं तो मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ कि अब इस 23 पेयर में से एक को मैं अगर डिवाइड करूं तो क्या हो जाएगा आपका, इसमें 22 पेयर्स आपके क्या हो जाते हैं, 22 पेयर्स आपके ऑटोजोम्स होते हैं। ठीक है, और आपका 1 पेयर जो होता है ये आपका सेक्स क्रोमोसोम होता है। ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम होता है, इससे ही ये डिटरमाइन करता है कि जिस भी का आदमी का या औरत का आप ये क्रोमोसोम देख रहे हो वो आदमी है कि औरत है। सेक्स क्रोमोसोम में क्या हो जाएगा, ये अगर फीमेल होगी तो एक्स एक्स होगा और मेल होगा तो एक्स वाई होगा। तो ये जो बोला जाता है कि अगर कोई प्रेग्नेंट है वुमेन और उसके ससुराल वाले उसको बोलते हैं कि हमको लड़का चाहिए और हमको लड़की नहीं चाहिए, और लड़की हुई तो भगा देंगे घर से, तो उन सभी की जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगी कि अगर बच्चा पैदा हो रहा है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, वो कौन डिटरमाइन करता है, वो पिता का गुणसूत्र ही उसको डिटरमाइन करता है। मतलब पिता के जो क्रोमोसोम्स हैं, कि पिता के पास ही एक्स भी होता है और वाई भी होता है। फीमेल्स के पास तो पहले ही एक्स एक्स होता है, उससे तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर पिता का वाई आएगा मेल फीमेल के पास, तब क्या हो जाएगा, लड़का पैदा हो जाएगा एक्स वाई। पर पिता का अगर इसी जगह पर अगर एक्स, ये वाला एक्स और ये वाला एक्स कंबाइन कर गया तो एक्स एक्स हो जाएगा, तो इस जगह पे क्या हो जाएगी, गर्ल चाइल्ड पैदा होगी। तो ये जो पैदाइश है कि बच्चा लड़का होगा या लड़की होगा, ये सारा का सारा निर्भर करता है किसके ऊपर, पिता के ऊपर। तो ये बात जो कंफ्यूजन रहता है कि औरत को बोला जाता है कि भाई लड़का करो पैदा करो कि लड़की पैदा करो, तो उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सारे रिस्पॉन्सिबल क्या है, फादर है। और उनके भी हाथ में नहीं है, क्योंकि ये सब क्या है, भगवान की देन है जो भी पैदा होना है। तो सबको सम्मान मिलना चाहिए। चलिए, ये तो एक नॉर्मल बात हो गई। ठीक है, फीमेल्स हैव 2 कॉपीज ऑफ एक्स एक्स, तो ये सब आपने यहाँ पे पढ़ लिया। वही चीज इंग्लिश में हिंदी में भी लिखी है। मनुष्य में 46 गुणसूत्र हैं, यानी 23 जोड़े गुणसूत्र के होते हैं। इनमें से 22 जोड़ियों को ऑटोजोम कहा जाता है, और जो आपका 1 पेयर बचा इसको आपको नाम देना होता है एलोजोम। ठीक है, इसका नाम क्या होता है, एलोजोम। शायद यहाँ पे लिखना रह गया है। ठीक है, ऑटोजोम होते हैं और ये पुरुषों और महिलाओं दोनों में एक एक जैसे दिखते हैं। फिर 23वें जोड़े को सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है, जो पुरुषों और महिलाओं में भिन्न होता है। महिलाओं में एक्स गुणसूत्र एक्स एक्स के 2 पत्तियां होती हैं, जबकि पुरुषों में एक्स वाई गुणसूत्र एक्स वाई होते हैं। ठीक है, आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। यहाँ पर आप यहाँ देख भी सकते हैं, इमेज मैंने लगा दी है जिससे कि आपको एकदम क्लियरिटी हो जाएगी। आप देख रहे हैं एक फर्स्ट क्रोमोसोम का पेयर, सेकेंड क्रोमोसोम, थर्ड क्रोमोसोम, और ये जो लास्ट वाला है आपका, ये क्या हो गया, ये आपका सेक्स क्रोमोसोम हो गया। इसी को आप एलोजोम्स भी बोलते हैं, एलोजोम्स। और ये सारे क्या हो गए, बाकी आपके ऑटोजोम्स। ठीक है, ये सब पॉइंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। अगली स्लाइड है हमारी, द हियरिंग रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर इज। ह्यूमन ईयर की जो हियरिंग रेंज है वो क्या होती है, तो आपका उत्तर हो जाएगा आपका इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन, 20 हर्ट्ज से 220,000 हर्ट्ज तक। आइए बाकी सबकी भी रेंज देख लेते हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो, बिलो बिलो आपका जो 20 हर्ट्ज होता है, ये क्या हो गई आपकी, ये आपकी हो गई 20 हर्ट्ज से कम वाले, बिलो 20 हर्ट्ज, ये आपकी इंफ्रासोनिक साउंड हो गई।
जैसे कि मान लीजिए अर्थक्वेक आया या कोई ऐसी आपदा आने वाली है, तो उससे क्या होता है, चूहे हो गए, जानवर हो गए, इनको पहले ही पता लग जाता है, आभास हो जाता है कि कुछ गड़बड़ हो रही है और वो पहले ही भागने लगते हैं। ठीक है, सुनामी के समय ऐसे ही हुआ था। तो क्या है, एनिमल हियरिंग में ये बहुत ज्यादा, एनिमल्स क्या है, बहुत इजिली इसको हेयर कर पाते हैं। 20 से 20 हर्ट्ज तक क्या होते हैं, ये ह्यूमंस के लिए होता है, यही हमारी ऑडिबल रेंज होती है। ठीक है, ऑडिबल रेंज हो गई। अब 20 किलो हर्ट्ज से 1 मिली हर्ट्ज क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा अल्ट्रासाउंड्स होंगे। ये अल्ट्रासाउंड्स हमारे हॉस्पिटल्स में यूज होते हैं। ठीक है, फिर आपके डायग्नोस्टिक मतलब हॉस्पिटल में यूज हो रहा है। फिर ये बर्ड्स जो आपको ये दिख रहे हैं, ये कौन है, ये बैटमैन। तो ये बैटमैन को भी अल्ट्रासाउंड सोनिक वेव्स का ही इस्तेमाल करता है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा फिर से वही आपका लाइट के ऊपर। तो आप ये देख सकते हैं कि लाइट के आपके विबियोर से दो, एक ही पेपर में 2 क्वेश्चन लगा दिए है ना, एक से ही क्वेश्चन है। अगर एक ने किसी ने सही कर दिया होगा तो अगला भी वो ठीक ही करके आया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट एनर्जी। आपसे क्या पूछा है, किसकी सबसे ज्यादा एनर्जी है। हमने इस वाले क्वेश्चन को कल किया था, तो इसमें ज्यादा समय नहीं वेस्ट करूंगी, इसमें आप डायरेक्ट इसके उत्तर पे पहुंचेंगे कि आपका इसमें हाईएस्ट एनर्जी हो जाएगी ब्लू लाइट के पास। ठीक है, ब्लू लाइट के पास आपकी सबसे ज्यादा हाईएस्ट एनर्जी हो जाएगी विब्योर के हिसाब से। VIBGYOR। आर की क्या थी, हमारी सबसे ज्यादा वेवलेंथ थी। ठीक है, तो आर की फ्रीक्वेंसी सबसे कम। विब्योर में वी की वेवलेंथ क्या थी, सबसे कम थी। तो वी की क्या थी, वॉयलेट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा। ठीक है, ऐसे ही आपकी ब्लू की क्या हो जाएगी, अब इसी हिसाब से आपकी एनर्जी भी हो जाएगी। आर की एनर्जी कम और इसकी वॉयलेट की एनर्जी ज्यादा, तो बी की क्या हो जाएगी एनर्जी हाईएस्ट। इन सब में आपकी रेड, येलो और लाइट में तो बी की मतलब ब्लू की आपकी एनर्जी सबसे ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, आइए चलिए देख लेते हैं क्या लिखा है स्लाइड्स में। तो स्लाइड में क्या लिखा हुआ है, एज द वेवलेंथ डिक्रीजेस सो डज द एनर्जी। ठीक है, शॉर्ट वेवलेंथ हैव मोस्ट एनर्जी। जितनी शॉर्ट वेवलेंथ होगी, जितनी कम वेवलेंथ होगी, उतनी ज्यादा एनर्जी होगी। ठीक है, वेवलेंथ से इसका मतलब एनर्जी जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, रेड वेव्स हैव रिलेटिवली लॉन्ग वेवलेंथ। रेड वेव्स की सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है, इसलिए वो ट्रैफिक सिग्नल या किसी डेंजर में यूज होते हैं। वेयरएज वॉलेट वेव्स हैव मच शॉर्टर वेवलेंथ। वॉलेट वेव्स कैरी मोस्ट एनर्जी, इसका ऑपोजिट हो गया, इसकी वेवलेंथ ज्यादा, उसकी एनर्जी कम। ठीक है, हाईएस्ट बिकॉज दे हैव द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इन द विजिबल स्पेक्ट्रम। ठीक है, जैसे जैसे तरंग दैर्घ्य घटती है वैसे वैसे आवृत्ति भी घटती है। लघु तरंग दैर्घ्य तरंगों में सबसे अधिक ऊर्जा होती है। फिर है लाल तरंगों की तरंग दैर्घ्य अपेक्षाकृत लंबी होती है, जबकि बैंगनी तरंगों की तरंग दैर्घ्य बहुत कम होती है। बैंगनी तरंगें सबसे अधिक ऊर्जा ले जाती हैं क्योंकि उनकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है और दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम में उनकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, है ना। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करा करिए, आप कमेंट का बहुत इंतजार रहता है। चलिए, विच सब्सटेंस इज यूज्ड फॉर मेकिंग पेंसिल लेड। आपको क्या बताना है, कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो कि पेंसिल लेड को बनाने में सबसे ज्यादा उपयोगी है। तो इसका सीधा सीधा आंसर सबने लगा दिया होगा करेक्ट, क्या, ग्रेफाइट। चलिए आइए ग्रेफाइट के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। देखो, ग्रेफाइट की छोटी छोटी मगर मोटी मोटी बातें। तो ये क्या मोटी मोटी बातें हैं, आपका क्या होगा, ग्रेफाइट इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन। ग्रेफाइट क्या है, आपका एक एलोट्रोप है कार्बन का, हिंदी में भी है। ठीक है, चिंता नहीं करिएगा। ग्रेफाइट इज द एलोट्रोप ऑफ कार्बन एंड इज यूज टू मेक पेंसिल लेड। और इसको यूज कहाँ किया जाता है, पेंसिल लेड को बनाने में। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपको ग्रेफाइट के बारे में जानने हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर दैट इज प्लेनर एंड लेयर्ड। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है ग्रेफाइट का, प्लेनर होता है और लेयर्ड होता है। ग्रेफीन इज द टर्म यूज टू डोनेट ईच लेयर। और हर एक लेयर को क्या बोल देते हैं, ग्रेफीन बोलते हैं। ठीक है, ग्रेफीन, इस बात को याद रखेंगे। सब एग्जाम्स में पूछे हुए पॉइंट्स है, इसलिए मैंने यहाँ पे नोट किए हैं। और ये सब जरूर पढ़ के जाइएगा, एक बार जरूर रिवाइज कर लीजिएगा, नहीं तो 2x पर देख के रिवाइज कर लीजिएगा, पर रिवाइज जरूर कर लीजिएगा एग्जाम से पहले। देयर इज अ कोवेलेंट बॉन्डिंग फॉर एटम्स इन द प्लेन। अब इसके बीच में कौन सी बॉन्डिंग होती है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें ये सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एटम्स के बीच में, ये जो आप इधर देख रहे हैं, ये जो एटम के बीच में ये सब बॉन्डिंग कैसी है, ये कोवेलेंट बॉन्डिंग है। ठीक है, याद रखेंगे, एटम के बीच में ये जो बॉन्डिंग आपको देखने को मिल रही है, ये सब बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग क्या है, कोवेलेंट
बॉन्डिंग है, इसमें भी 2-3 तरह की बॉन्डिंग पाई जाती है, इसलिए बात तो एटम्स के बीच की बॉन्डिंग है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए मैं मार्क कर दे रही हूँ वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे कि आप इस चीज को याद रखेंगे, ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है टर्म, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इसलिए होता है क्योंकि इसके पास एक होता है, एक कार्बन का एटम फ्री होता है, ठीक है, इसलिए क्या होता है, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो वो आपको इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे ही करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन कौन करता है, जिसके पास फ्री आयंस होते हैं, और फ्री आयंस इनके पास प्रेजेंट है, ठीक है। द लेयर ऑफ कार्बन क्रिस्टल could swiftly move past each other as the layer could be separated easily by van der Waals bonds that are weak and hold together। अब देखो, पहला आपने क्या देखा कि इसके बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, किसके बीच में, एटम्स के बीच में, ठीक है, ये आप देख रहे हैं, इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग है। अब ये 2 लेयर आपको देखने को मिल रही होगी, अब आप इधर देखिए, कैसे देखूं, इससे दिखाती हूँ। ये आपको एक ये लेयर दिख रही है, फिर आपको दूसरी लेयर ये नीचे दिख रही है, फिर आपको तीसरी लेयर ये नीचे दिख रही है, तो 3 अलग अलग कलर से दिख रहा है ना। तो ये जो लेयर्स के बीच में जो ये बॉन्डिंग है, ये जो फोर्स है, ये कैसा फोर्स है, ये आपका वीक वंडरवॉल फोर्स है, ठीक है, ये आपका कैसा फोर्स है, ये आपका वीक वंडरवॉल्स फोर्स, ठीक है, वीक वंडरवॉल फोर्स या वीक वंडरवॉल बॉन्ड है, इसलिए क्या है, ये इजीली सेपरेट आउट हो जाते हैं लेयर्स में, ठीक है। फिर लाइटर देन डायमंड, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो आपको दूसरा पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट याद रखना है, इनके पास वीक वंडरवॉल फोर्स होते हैं, ठीक है, इसकी वजह से क्या हो जाते हैं, ये मूव कर देते हैं। लाइटर देन डायमंड, स्मूथ एंड स्लिपरी टू टच, कार्बन एटम्स आर इन sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने का, कि कार्बन एटम्स इसमें sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट में पाए जाते हैं। ये क्लास 9 to 10, क्लास 6 to 8 के लिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ये नॉन फ्लेमेबल है, अब ये सॉफ्ट होते हैं क्योंकि इनके पास वीक वंडरवॉल फोर्स होती है, ठीक है, ये सब पॉइंट्स आप याद रखेंगे। चलिए, आई होप आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी। हिंदी में भी देख लेते हैं कि ग्रेफाइट कार्बन का एक अपर रूप है, और इसका उपयोग पेंसिल लेड बनाने में किया जाता है, ठीक है। वह संरचना जो समतल और परतदार है, ग्राफीन शब्द का प्रयोग प्रत्येक परत को दर्शाने के लिए किया जाता है। तल में परमाणुओं के लिए संयोजक बंधन होता है, गर्मी और बिजली का अच्छा संवाहक है। कार्बन क्रिस्टल की परतें तेजी से एक दूसरे से आगे बढ़ सकती हैं क्योंकि परतें आसानी से अलग हो जाती हैं, क्योंकि वेंडर वॉल्स फोर्स का साथ कमजोर होता है, ठीक है। हीरे से हल्का होता है, छूने में चिकना और फिसल जाता है। कार्बन परमाणु sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में होते हैं, गैर ज्वलनशील होता है, कमजोर वंडरवॉल दीवारें बलों के कारण नरम होता है, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स इसके आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए, अब एक बहुत इजी सा न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, आइए उसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री ऑन अ मिरर, द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज, ठीक है। तो ये क्या हो गया, प्रकाश की एक किरण दर्पण पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, अभिलंब और परावर्तन किरण के बीच का कोण ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए आइए देख लेते हैं, 30 डिग्री दिया हुआ है इसमें, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में पूछा है, ठीक है। चलिए आइए इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में समझा देती हूँ, जिससे कि आप इसको ना नोट कर सकेंगे। क्या दिया है, देखिए आपको क्या है, ये एक प्लेन मिरर है, ये हो गई इसकी नॉर्मल, यहां से क्या हो रहा है, यहां से रे ऑफ लाइट आई, ठीक है। आपकी ये रे ऑफ लाइट कौन सी हो गई, रिफ्लेक्टेड हो गई। अब यहां से जो ये वापस जाएगी, ये आपकी सॉरी ये क्या हो गई, सॉरी इंसिडेंट हो गई, और ये जो जाएगी वापस ये रिफ्लेक्टेड हो गई। अब आपको कोण किसका दिया है, आपको कोण यहाँ पर दिया गया है इसका, ये 30 डिग्री का कोण आपको ज्ञात किया गया है आपके इसमें, ठीक है। अब क्या हो गया, ये 30 डिग्री है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, यहां से लेके, आपको दूसरे पेन से मैं दिखाऊं तो यहां से लेके यहां तक का कोण कितना है, 90, ये पूरा कितना है 90, और ये 30 आपको दिया है, तो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं ऐसे कि 90 माइनस 30, ठीक है। तो 90 माइनस 30 क्या हो जाएगा, एंगल आई आ जाएगा, एंगल आई इज इक्वल्स टू 90 माइनस 30, तो एंगल आई बराबर हो जाएगा किसके, ये वाला जो एंगल है ये आपका आई एंगल है, और ये वाला एंगल जो है ये आपका आर एंगल है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है कि एंगल आई बराबर होना चाहिए एंगल आर के, तभी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, फॉलो होता है,
ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 90 माइनस 30 आपका हो जाएगा 60। जब एंगल आई साइड 60 आया तो एंगल आर भी कितना हो जाएगा आपका, एंगल आर बराबर हो जाएगा 60 के। ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, आपसे यही पूछा गया था कि आपको क्या बताना है, द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे। अब आपको किसके किसके बीच में एंगल बताना है, फिर से देख लेंगे, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे के बीच का ये एंगल आपको क्या है बताना है, ये वाला एंगल आपको बताना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। नहीं हुआ है क्लियर तो आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं इसके एक और क्वेश्चन एमसीक्यूज में डाल दूंगी, जो भी हम एमसीक्यूज सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, 60-60 इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ द वॉल्स ऑफ फूड पाइप इज कॉल्ड। ये हम पहले भी कर चुके हैं, इसलिए मैं इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी। ये देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ ये वाला। तो इसमें क्या है, आपका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो जाता है, जिसमें कैसे आपका ये खाना है और ये यहाँ पर खाना बोलस है और ये आपका क्या है, ओइसोफेगस है, ग्रास नली। ग्रास नली में खाना गाया गया मुख के द्वारा और ये ग्रास नली में आया, तो ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करता है, क्रमाकुंचन करता है, इसकी वजह से खाना क्या है नीचे आता है। अभी ये ऊपर था, अभी थोड़ा लंबा हो जाएगा, अभी नीचे आ जाएगा, तो ये नीचे का एरिया फूल जाएगा। जैसे स्नेल आपने वॉक करते हुए देखा होगा, उसको मूव करते हुए, तो उसकी वजह से क्या है, ये ऐसे 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 अपना बोलस का ऐसा शेप लेता रहता है और नीचे की तरफ खाना आता रहता है और स्टमक में आकर एंटर हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ तक ही क्वेश्चन थे आज की स्लाइड में। अब हम कल करेंगे अपने 9th और 10th के क्वेश्चंस को सॉल्व, प्लस अगर मुझे और कोई क्वेश्चंस मिलते हैं तो उसको मैं सॉल्व कराऊंगी, और साथ ही साथ हम एमसीक्यूज इसके बाद स्टार्ट करेंगे। तो सब चीजों से जुड़े रहिए और अपने कमेंट को बताते रहिए, अपने डाउट्स को बताते रहिए, अपने डाउट्स भी आप बताइए। अभी भी एक आध डाउट लोगों का रह गया, उसको मैं अगली स्लाइड अगले सेशन में उसको कवर कर दूंगी। अच्छा, और एक वीडियो आपका आने वाला है 15 दिन की स्ट्रैटेजी, कि आप 15 दिन में, 15 दिन भी नहीं मैं बोलूंगी, 10 से 12 दिन में आप कैसे अपनी तैयारी को सटीक कर सकते हैं और आप अपनी जॉब ले सकते हैं। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, बिलीव करिएगा। तो उसको जरूर देखिएगा, मैं 1-2 दिन में पोस्ट करने वाली हूँ। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और बहुत मोटिवेटेड फील कराएगा आपको। आपकी तैयारी है, बस आपको तैयारी में थोड़ा सा रिवाइज करना है, चीजों को थोड़ा सा और अलग तरीके से करना है और अपनी नौकरी को ले जाना है। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।